हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, आप सब लोगों की इतनी डिमांड के बाद कि सर जैसे आपने इकोनॉमिक्स का जो है प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन कराया था और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर फंसे थे, आप इसी तरीके से व्यावसायिक अध्ययन का भी जो है बिजनेस स्टडी का टर्म टू के प्रैक्टिस पेपर का भी सॉल्यूशन बना दीजिए, क्योंकि उसमें से जो है क्वेश्चंस कई ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भैया आपको इस पेपर को जो है घोल कर पी जाना है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। आपने देख ही लिया होगा इकोनॉमिक्स के अंदर भी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 6-6, 7-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से ही आए थे। तो आपको इस पेपर को भी बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जाना है। तो आप सब लोगों की डिमांड पे हम जो है इसको बना रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठ जानी है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको इसके अंदर लिखती जानी है। ठीक है, जो मैं आंसर बताता रहूँगा आप लिखते रहिएगा वीडियो पॉज कर करके। तो बिना बकवास किए मुद्दे को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी में बताऊँगा क्योंकि आपका तो हिंदी मीडियम है मोस्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है, और इससे प्रीवियस में आपको जो है एक वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। ठीक है, बिजनेस स्टडी के, जिसमें मैंने आपको जो है 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ उन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला कहता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्या होता है, किस चीज़ को जो है इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है भाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है। आप लिखेंगे कि एक ऐसा व्यापार जो 2 या उससे ज़्यादा देशों के बीच में होता है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा व्यापार जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बस बात ख़त्म। या दूसरे शब्दों में आप इसके आगे लिखेंगे, दूसरे शब्दों में जब व्यावसायिक क्रियाएं एक देश की सीमा को पार कर जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। इन क्रियाओं के अंदर हम जो है वस्तुओं का, सेवाओं का, वर्कर्स का क्या करते हैं, आदान प्रदान जो है करते हैं एक देश से दूसरे देशों की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आई होप आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। जब व्यापार 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, या जब व्यावसायिक क्रियाएं एक देश की सीमा को पार कर जाती हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और इस क्रियाओं के अंदर जो है वस्तुओं का, सेवाओं का, उत्पादन का, श्रमिकों का, सबका क्या होता है, एक देश से दूसरे देशों की तरफ आदान प्रदान होता है। उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहता है अल्पकालीन वित्त का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए इसके नाम से बेटा पता चल रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है। अल्पकालीन का मतलब होता है, देखो पैसों की ज़रूरत बिजनेस को 2 टाइम पीरियड के लिए पड़ती है। एक होता है अल्पकाल के लिए, एक होता है दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल का मतलब है कम टाइम पीरियड के लिए और दीर्घकाल का मतलब है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। तो जब एक बिजनेस को पैसों की ज़रूरत 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए पड़ती है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जब एक व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसको जो है अल्पकालीन वित्त के नाम से जो है जाना जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के नाम से हम उसको जो है जानते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है अल्पकालीन वित्त का जो यूज़ है, आप इसके आगे लिखेंगे कि अल्पकालीन वित्त का जो यूज़ है एक व्यवसाय अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। भाई शॉर्ट टर्म फंड का यूज़ किस लिए किया जाएगा, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और अल्पकालीन वित्त को ही कार्यशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जो है यहाँ पे लिखेंगे, कार्यशील पूंजी जो है एक ऐसी पूंजी होती है जो एक व्यवसाय के अंदर दैनिक खर्चों को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, कच्चे माल की खरीद के लिए या मजदूरी का भुगतान करने के लिए, किराया, इन सब चीज़ों के लिए जो है जो भुगतान किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए अल्पकालीन वित्त की जो है आवश्यकता होती है। तो इतनी बकवास आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने,
अल्पकालीन वित्त का मतलब होता है जब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए पड़ती है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहलाता है। और इससे एक व्यवसाय क्या करता है, इससे एक व्यवसाय जो है अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसी को कार्यशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से होता है जो कि एक व्यवसाय के अंदर अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए लाइक कच्चे माल की खरीद, किराया, मजदूरी और मजदूरी का भुगतान, किराया, टैक्सेस, कर, इन सब का जो है इन सब को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको अल्पकालीन वित्त कहते हैं। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, ये आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम जो है IPR के नाम से जानते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है क्या होता है, हिंदी में देखेंगे पहले इसको, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो है ये क्या होता है, इसको ज़रा बेटा आप बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से जो है आप इसको समझेंगे कि इसको जो है क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार का जो मतलब होता है मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, क्योंकि ये बेटा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है, संपदा अधिकार का मतलब ये होता है कि जब ह्यूमन क्या करता है, जब ह्यूमन कोई भी अपने माइंड से कुछ भी नया कुछ आविष्कार करता है, जब मानव क्या करता है, जब मानव जो है ना कोई भी नई जो है रचना करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपना सोच विचार करके, अपना दिमाग लगा के कोई नई रचना करता है। अब इसके अंदर जो है बेटा कोई भी आविष्कार हो सकता है, किसी भी चीज़ का उसने जो है आविष्कार कर दिया हो, ठीक है, या कोई भी बेटा इसके अंदर नाम हो सकता है, ठीक है, या कोई भी इसके अंदर जो है चित्र हो सकता है, कोई भी इसके अंदर जो है क्या कह सकते हैं चिन्ह हो सकता है, ठीक है। तो जब मानव जो है अपने मस्तिष्क का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके कोई भी नई रचना करता है, अब वो नई रचना का मतलब क्या है, कोई रचना का मतलब होता है क्रिएट करना। जब मानव अपने मस्तिष्क का यूज़ करके कोई भी नई क्रिएशन करता है, उस क्रिएशन के अंदर कोई भी आविष्कार हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो कि वो अपने व्यवसाय के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर उस चीज़ को क्या कर रहा है, उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उस चीज़ का उपयोग कर रहा है, जो वो उसने खुद उसने जो है क्रिएट करी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इसको हम जो है बेटा 2 भागों के अंदर जो है बेसिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको हम जो है बेसिकली 2 भागों के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो होती है इसके अंदर, इसको कहते हैं औद्योगिक, सबसे पहली जो होती है इसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं औद्योगिक संपदा, ठीक है। और दूसरी जो इसके अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है कॉपीराइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे को क्या लिख सकते हो, दूसरे को आप इसको लिख सकते हो कॉपीराइट। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला जब एक मानव क्या करता है, किसी भी चीज़ की नई क्रिएशन करता है, उस क्रिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो एक बिज़नेस के अंदर वो जो है यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा और मैंने बोला इसके अंदर दो जगह इसको क्लासिफाइड किया जाता है, एक होती है औद्योगिक संपदा, एक होती है कॉपीराइट। तो औद्योगिक संपदा का मतलब क्या होता है, औद्योगिक संपदा का मतलब होता है इसके अंदर बेटा बेसिकली जो है हम पेटेंट को शामिल करते हैं, इसके अंदर हम जो है ट्रेडमार्क को शामिल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम जो है ट्रेडमार्क को शामिल करते हैं। तो जब कोई भी बंदा एक बिज़नेस के अंदर मान लीजिए उसने कोई भी, जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है,
जैसे मान लो मैंने अपने कोई बिज़नेस का नाम रखा है, मैंने अपने बिज़नेस का कोई सिंबल रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मेरे बिज़नेस का जो नाम है, ठीक है, मेरे बिज़नेस का जो चिन्ह है, जो चित्र है, उसका कोई भी यूज़ ना कर सके, ठीक है, तो मैं उसका ट्रेडमार्क करा लेता हूँ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। तो उसके ऊपर अब मेरा अधिकार हो गया, बिना मेरी परमिशन के कोई भी बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है, जैसे मान लो किसी भी बंदे ने मान लो कोई नॉवल लिख दी, ठीक है, किसी भी बंदे ने कोई नॉवल लिखी है, ठीक है, कोई पोयम लिखी है, ठीक है, या मान लीजिए कोई फिल्म है, ठीक है, कुछ भी है बेटा, कुछ भी। आप देखो आपकी बुकों पे भी लिखा रहता है कॉपीराइट, देख लिखे हो ना। अब भाई जैसे मान लो TR जैन की बुक है आपके पास, हर बुक के ऊपर कॉपीराइट रहता है कि भाई जो उसका राइटर है उसने कॉपीराइट करा रखा है कि भाई ये मेरे शब्द हैं, बिना मेरी परमिशन के कोई दूसरा बंदा इन शब्दों को यूज़ नहीं कर सकता, मेरे इस पर कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट किन किन चीज़ों पे मिलता है, नॉवल है, पोएम है, फिल्म है, ठीक है, मूवी, फिल्म है, पोएम है, इन सब चीज़ों पे क्या मिलता है, इन सब चीज़ों पे तो मिलता है कॉपीराइट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपीराइट जो है ये किन चीज़ों पे मिलता है। और औद्योगिक संपदा के अंदर आता है पेटेंट और ट्रेडमार्क, और कॉपीराइट के अंदर आते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जब मानव कोई भी नई क्रिएशन करता है अपने मस्तिष्क का यूज़ करके, जिसमें कोई नाम, चित्र, चिन्ह, आविष्कार कुछ भी हो सकता है जिसका वो अपने बिजनेस में उपयोग कर रहा है, उसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर हम जो है पेटेंट और ट्रेडमार्क को शामिल करते हैं, और कॉपीराइट के अंदर हम जो है नॉवल, पोएम, फिल्म्स, अगर किसी ने जैसे कोई नॉवल लिखी है, कोई पोएम है, कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है, कोई फिल्म है, कोई प्ले करा है, कोई म्यूज़िक है। हाँ, म्यूज़िक के अंदर भी होता है बेटा, गानों के अंदर आप देखते हैं कॉपीराइट रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी, जैसे मान लो आप अगर यूट्यूब चलाते, हम किसी की भी गाने को ऐसा अपने उसमें यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाता है कि उस पर उसका अधिकार है, उस पर उसका राइट है, बिना मैं उसकी परमिशन लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को जो है कॉपीराइट के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आती है क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग, आंतरिक व्यापार की दो व्यापक श्रेणियों की सूची बनाइए कि आंतरिक व्यापार जो है वो कितने तरीके का होता है। तो ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर लिख भाई ये दो तरीके का होता है, एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार, बस दैट्स इट, बात खत्म। और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार। और थोक व्यापार के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे क्या होता है, और फुटकर व्यापार के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बेटा। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभागीय भंडार मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर और बहुसंख्यक दुकानें, मल्टीपल शॉप्स, जिनको आप चेन स्टोर के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी जो है तीन अंतर जो है बताने हैं। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई भी तीन अंतर जो है क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं विभागीय भंडार, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुसंख्यक दुकानें, ठीक है, बहुसंख्यक दुकानें। इसी को चेन स्टोर के नाम से भी जो है चेन स्टोर के नाम से भी हम इसको जो है जानते हैं। बहुसंख्यक दुकानें हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो 3 नंबर का बेटा जितना का हो उतने का ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहला आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो है ये कहाँ पे होते हैं, ये जो हैं क्या कहते हैं, बेसिकली कहाँ पे स्थित होते हैं, इनकी लोकेशन आपको लिखनी है। आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो स्थित, पहला पॉइंट डाल सकते हो कि किस बेस पे मैं जो है डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये जो है मोस्टली सेंटर पे जो है प्लेस होते हैं, मतलब ऐसी जगह पे मोस्टली सेंटर, मतलब ऐसा नहीं कोई रूरल एरिया वगैरह पे, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। सेंट्रल प्लेस पे आपको जो है केंद्रीय जगहों पे ये आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। और ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि जहाँ
उपभोक्ताओं की संख्या, जहाँ उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, जहाँ उपभोक्ताओं की संख्या जो है अधिक होती है, ये आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो है अनेक अनेक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ वस्तुएं होती हैं, मतलब कि ये है इसका कहने का, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता है। यहाँ पे आपको सभी तरीके की वस्तुएं देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको केवल कुछ ही वस्तुएं देखने के लिए मिलेंगी, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। ये उपभोक्ताओं को जो है, ये जो है उपभोक्ताओं को क्या करता है, ये उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा, ये उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, सेवाएं प्रदान करता है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे यह उपभोक्ताओं को क्या करता है, यह उपभोक्ताओं को सीमित, यह उपभोक्ताओं को सीमित सेवाएं जो हैं प्रदान करता है। ये जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर 3 पॉइंट लिख सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ इम्पॉर्टेंट में भी कि डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर, यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, और गारंटीड है इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। एक तो ये है ही, और एक दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का जो है इसी के ऊपर आया हुआ है, डिफरेंस भी आया हुआ है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको जो है देखिए दिखाता हूँ। उससे पहले हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्या उद्देश्य होते हैं। NSIC के उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, NSIC के उद्देश्य आपको जो है बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप इसके अंदर लिखेंगे कि ये जो है लघु उद्योगों को क्या करता है, लघु उद्योगों को आसानी से वस्तुओं का आयात कर सके, उसके लिए क्या करता है, सबसे पहली बात तो सेवा प्रदान करता है। क्या लिखोगे आप सबसे पहला, लघु उद्योग जो होते हैं, लघु उद्योग वस्तुओं का आयात आसानी से कर सकें, उसके लिए सेवाएं प्रदान करता है। सबसे पहला तो जो है आप ये लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो है ये जो है क्या कहते हैं, कच्चे माल का जो है, कच्चे माल का वितरण और कच्चे माल की पूर्ति, उसका जो है ये स्रोत है, ठीक है। कच्चे माल का जो है वितरण किस तरीके से और कच्चे माल की पूर्ति जो है कैसे हो, उसका जो है ये मेन सोर्स होता है, ठीक है। चाहे घरेलू की बात करें चाहे आयात की बात करें, दोनों ये आप इसके अंदर लिख देंगे। और ये क्या करता है, ये जो है आपको एडवाइजरी सर्विस भी आपको जो है ये कह सकते हो दिशा प्रदान सेवाएं भी आपको जो है देता है, मतलब कि काम को कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, आपको एज अ मेंटर एज अ एडवाइजरी जो है काम करता है कि बिज़नेस के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एज अ गाइड करना कि ये करना ठीक रहेगा और ये करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये 3 तरीके के उद्देश्य आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। पहला मैंने आपको क्या बोला, पहला मैंने आपको बोला कि आप इसके अंदर लिखेंगे कि लघु उद्योग जो है आसानी से वस्तुओं का आयात कर सके, ठीक है, आसानी से वस्तुओं का जो है क्या कहते हैं, आसानी से वस्तुओं का निर्यात कर सके, आयात नहीं लिखना बेटा, सॉरी, आसानी से वस्तुओं का जो है निर्यात कर सके, उसके लिए जो है सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, एज अ एडवाइजरी एज अ गाइड जो है काम करता है कि व्यवसाय के अंदर क्या करना ठीक रहेगा क्या करना ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए आपको जो है दिशा प्रदान करने का काम करता है। और कच्चे माल की पूर्ति और कच्चे माल के वितरण का जो है ये मुख्य सोर्स होता है घरेलू और दोनों के अंदर, घरेलू के अंदर भी और आयात के अंदर भी, ये आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो कि जो मशीनें वगैरह जो होती है, मशीनें जो है आसानी से आयात हो सकें, उसके लिए जो है सर्विस उपलब्ध कराता है। मशीनों का आयात आसानी से किया जा सके
ठीक है, उसके लिए जो है ये सेवाएं प्रदान करता है। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। मशीनों का आयात आसानी से किया जा सके, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल जो यूनिट्स होते हैं, लघु उद्योग जो होते हैं, वो अपने उत्पाद आसानी से बेच सकें, निर्यात कर सकें, उसके लिए सेवाएं प्रदान करता है, एज अ मेंटर काम करता है। ये 3 ईजी से लिख सकते हैं। प्लस दूसरा इसके और में क्या कह रहा है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीड है आपको ये इस एग्ज़ाम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है जिला उद्योग केंद्र जो हैं, जिला उद्योग केंद्र जो हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई जो जिला उद्योग केंद्र जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स को, जो उद्यमशील जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको वो सारी की सारी सेवाएं और वो सारी के सारी मदद उनको जो है उपलब्ध कराते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो अपना काम धंधा स्टार्ट करना चाहता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स जो हैं, जिला उद्योग केंद्र, ऐसे उद्योग केंद्र होते हैं जो एंटरप्रेन्योर को वो सारी की सारी सेवाएं और वो सारी की सारी मदद प्रदान करते हैं, जो उन एंटरप्रेन्योर को एक विलेज के अंदर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। ये आपको जो है यहाँ पे लिखना है। एक एंटरप्रेन्योर अगर एक किसी विलेज के अंदर, किसी गांव के अंदर अगर उसको अपना उद्योग खोलना है, उसको अपना उद्योग खोलना है, तो उसको जो उसको सेवाएं, जो उसको मदद, जो उसको सपोर्ट चाहिए होगा, वो सारा का सारा सपोर्ट जो है जिला उद्योग केंद्र उसको उपलब्ध कराता है, ठीक है। बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेसेबल इसके अंदर जो है स्कीम्स होती हैं, ठीक है। पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसा वो जो है उपलब्ध कराता है। मशीन की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की उसकी ज़रूरत है, मशीन की, पैसे की, कच्चे माल की, जिस भी चीज़ की अवेलेबल है उसको, वो सारी की सारी चीज़ें उसको जो है उपलब्ध कराता है। ये आपको जो है यहाँ पे लिखना है। और बेटा इसको घोल के पी जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, छठा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 5वां क्वेश्चन डिपार्टमेंटल और मल्टीपल चेन स्टोर पे है। अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि देखो, ये पैराग्राफ को पढ़ने का बेटा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे, लास्ट लाइन में आ जाइए, देखो क्या कह रहा है। फुटकर विक्रेता द्वारा थोक विक्रेता को प्रदान की जाने वाली 3 सेवाओं को बताइए, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, पैराग्राफ में वो फालतू बकवास लिखी हुई है और कुछ नहीं, नीचे मुद्दा लिखा हुआ है, आपको क्या बताना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों सेवाएं प्रदान करते हैं, तो दोनों की सेवाओं को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है, ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। आप खुद सोचो, फुटकर व्यापारी कौन होते हैं, जो हमारे घर के नीचे दुकानें होती हैं, और थोक व्यापारी कौन होते हैं, जहाँ से हम बल्क में सामान खरीदते हैं। तो हमारा किससे कांटेक्ट होता है बेटा, हमारा फुटकर व्यापारी के साथ कांटेक्ट होता है। हम घर के नीचे से जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं रोज। तो हमें क्या चाहिए, वो फुटकर व्यापारी को पता है, थोक व्यापारी को नहीं पता, ठीक है। तो बेटा थोक व्यापारी क्या, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को जो है बताता है कि भाई अब जो है कस्टमर को ये चाहिए, ठीक है। डिमांड कह सकते हो, क्रिएट करता है, या उसको सूचनाएं जो है उपलब्ध कराता है, ठीक है। और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को क्या जो है हेल्प करता है। अगर सोचो फुटकर व्यापारी नहीं होता तो थोक व्यापारी को वस्तुएं और सेवाएं बेचने में दिक्कत होती, क्योंकि ये कड़ी होती है बेटा। पहले आता है, पहले उत्पादन, फिर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। तो ये जो है ये कड़ी होती है उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच की। अगर ये नहीं होगा तो उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में दिक्कत आती। भाई हमारे घर के नीचे अगर दुकान नहीं होती तो हमें वहाँ जाना पड़ता जहाँ से लार्ज सामान बिकता है। तो ये क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने का जो है काम करता है और व्यक्तिगत बिक्री करता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये बेटा एक फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। आप खुद सोचो, नॉर्मल सी चीज़ है यार, हमारे घर के नीचे जो दुकानें हैं वो थोक व्यापारी को जो माल खरीद रहा है उससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है उस बंदे को, थोक व्यापारी को। तो बस आप अपना बना के लिख सकते हैं। तो भाई वो वहाँ से माल लाता है, हमको बेच देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको दिक्कत आती। ये आप लिख दोगे इसके अंदर। हमें क्या चाहिए वो रिटेलर को पता है और फिर वो आगे पास आउट करता है।
किसको, होलसेलर को, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर वो आगे पास आउट करता है मैन्युफैक्चरर को, भाई कि ये डिमांड है। इस तरीके से जो है बेटा काम चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वित्त जो है ना व्यवसाय के जीवनदायिनी है, क्या ये कथन सत्य है, समझाइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी देखो भाई इसमें क्या पूछ रहा है कि बिना पैसे के कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक बिजनेस के अंदर पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, पैसा है तो ही बिजनेस है, पैसा है तो बिजनेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, कह रहे क्या ये कथन सत्य है, समझाइए। तो आपको लिखना है हाँ जी ये कथन जो है ये सत्य है, और इसके अंदर आपको पैसे की इम्पोर्टेंस बतानी है बेटा, कि पैसा जो है क्या काम करता है एक बिजनेस के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे। अबे भाई पैसा नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे बिजनेस के अंदर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, परिसंपत्तियां खरीदने के लिए, ठीक है, व्यवसाय की ग्रोथ करने के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, व्यवसाय के अंदर और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, हर चीज़ के लिए जो है पैसा चाहिए होता है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय का संचालन करने के लिए, परिसंपत्तियों का क्रय करने के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, व्यवसाय के अंदर जो है ग्रोथ करने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो भाई कुछ है ही नहीं बिजनेस के अंदर। बिजनेस क्या, पैसा हर जगह ही चाहिए, बिना पैसा कुछ नहीं है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये बेटा ये आ गया आपका कि बिजनेस के अंदर पैसा जो है क्या काम करता है। ग्रामीण भारत में लघु उद्योगों की भूमिका बेटा फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड लिख के दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बताया है आपको कि लघु उद्योग क्या होते हैं, उसका अर्थ, उसकी भूमिका, उसकी समस्याएं, और सरकार उसकी समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रही है। इस क्वेश्चन को आप घोल के पी जाइएगा। लघु उद्योगों की भूमिका क्या क्या है बेटा। लघु उद्योग जो है लोगों को काम धंधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लघु उद्योग जो है बेटा कृषि पे कम बर्डन डालते हैं, क्योंकि जब लोगों को काम धंधा मिलता है तो कृषि से कुछ लोग इधर आ जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। लोगों को काम धंधा देती है, ठीक है, कृषि पे कम बर्डन डालती है, आय की असमानता को जो है दूर करती है, बेरोजगारी को कम करती है, लोगों को अपना काम धंधा मिलता है, और ठीक है जो बेकार पड़े हुए संसाधन है उसका उपयोग हो पाता है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, इससे जो है जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार होता है, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु उद्योग खुलते हैं तो उसके आसपास जो है कई सारी सुविधाएं, रोड, ब्रिज, सड़कें, बिजली, हवा, पानी, ये सब अच्छी तरीके से मिलने लगता है, तो इससे वो लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये बेटा एक फ़िक्स क्वेश्चन है, गारंटीड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पाँचवा भी क्या था बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बेटा डिपार्टमेंटल और मल्टीपल स्टोर के ऊपर जो है क्वेश्चन है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर केवल दो ही पढ़ने हैं आपको लार्ज स्केल के अंदर, तो यही एग्ज़ाम में आना है। आप इसके बारे में दोनों का अर्थ और दोनों की विशेषताएं बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जाइएगा। पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि भाई ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक निर्माणी कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर दुकानें खोलती है, वह नगद में ही माल बेचती है, ठीक है, और सबकी सजावट, डेकोरेशन सबकी सेम है, और वस्तुओं के दाम जो हैं वो भी फिक्स रहते हैं। उन्होंने बिचौलियों को ख़त्म कर दिया है, मीडिएटर नहीं है, ताकि उपभोक्ता को फ़ायदा हो सके, सीधे वो हमसे ही वस्तु खरीदे। तो कह रहा है इस दुकान को पहचानिए कि ये जो है कौन सी दुकान है। तो ये जो है बहुसंख्यीय दुकानें हैं, और ऐसी दुकानों की जो है क्या लिखनी है, ऐसी दुकानों की विशेषताएं लिखनी है। अब ये बात हो गई कि फ्री के नंबर हैं, कह रहा है ऐसी दुकानों की विशेषताएं लिखो, ठीक है। तो ऐसी दुकानों के लिए ये लिखी हुई विशेषता, ये माल नगद बेचती हैं, सबसे पहला। सभी दुकानों की साथ समान रहती है, डेकोरेशन सेम रहती है, दूसरी विशेषता, ठीक है। तीसरी विशेषता, वस्तुओं के दाम सेम ही होते हैं, मतलब, और इससे क्या हो जाता है, ये बिचौलियों का उपयोग नहीं करती। ये लो, मैं कह रहा हूँ आंसर भी ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। विशेषताएं उसने तो खुद ही ऊपर लिख रखी हैं, आपको सिर्फ दुकान पहचाननी है, दुकान कौन सी है, काम खत्म हो जाएगा आपका। 5 नंबर आपके फक्के, मतलब फर्रा भी उसने खुद ही बना के दे रखा है आपको। तो पहला वाला जो है वो चेन स्टोर हो गया, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको। देखो मेरे को पता, मैंने बोला विशेषता की बात, तो ये क्या बता रहा है, उस दुकान के बारे में ही तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो यही तो विशेषता है उसकी, और क्या है।
और वाला देखिए, गांव की एक लड़की उमा अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आती है। वह अपने चचेरे भाई के साथ एक दुकान पर जाती है जो केंद्रीय स्थान पर स्थित है। देखो केंद्रीय स्थान, अभी मैंने डिपार्टमेंटल के अंदर बताया था बेटा आपको कि डिपार्टमेंटल की लोकेशन कहाँ होती है, केंद्रीय स्थान पर। ये बिकने वाले सामानों की किस्मों से चकित होती है, इस प्रकार की दुकानों को पहचानिए। ये मैं पढ़ते ही समझ गया, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे विभागीय, विभागीय भंडार, और क्या कहते हैं, और कह रहा है उपरोक्त पैराग्राफ की पंक्ति में जो है जो भी बताया गया उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताओं के अंदर बेटा आप ऊपर मैंने भी आपको ये यहाँ पे समझाया है डिपार्टमेंटल के कि ये अनेक वस्तुओं में क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल वाले अनेक वस्तुओं में डील करते हैं, ठीक है, उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देते हैं। तो देख लीजिए वही क्वेश्चन डिपार्टमेंटल का, वही क्वेश्चन डिफरेंस में भी और यहाँ पे भी। तो ये तो फ्री के नंबर है बेटा आपके लिए, इससे हलवा क्वेश्चन तो जो है, इससे हलवा क्वेश्चन तो जो है बेटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, कह रहा है समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों के बीच में जो है क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 की जो है हम बात कर रहे हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है बेटा, हमें जो है यहाँ पे समता अंश के ऊपर और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, समता अंश और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश, इसके ऊपर हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमको जो है डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनको, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनको लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंश के बाद मिलता है। पूर्वाधिकार अंश के बाद मिलता है। जो डिविडेंड होता है इनको बाद में मिलता है। और यहाँ पे लिखेंगे कि इनको जो है समता अंश से पहले मिलता है। इनको जो है समता अंश से पहले जो है मिलता है। ये जो है आप यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि यहाँ पे ये जो है बेटा सस्ते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि यह जो है महंगे होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे बेटा यहाँ पे। तीसरा आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि इनमें लाभांश की दर स्थिर नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होती कि इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इनकी जो लाभांश की जो दर है, डिविडेंड की जो रेट है, इनकी जो लाभांश की जो दर होती है वो क्या होती है बेटा, वो फिक्स होती है, स्थिर होती है कि भैया मिलेगा ही मिलेगा, आंधी आ जाए या आपका जो है तूफान आ जाए, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो समता अंश होते हैं, समता अंशों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको हम जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते कि अगर मैं इक्विटी को चाहता हूँ कि मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर लूँ या डिवेंचर में कन्वर्ट कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लेकिन जो पूर्वाधिकार वाला होता है, पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो जो है बेटा वो परिवर्तित हो सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ परिवर्तित जो हैं ये हो सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में चले जाएं तो ऐसा हो सकता है बेटा। इसको बेटा इक्विटी कहते हैं और इनको प्रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ पूर्वाधिकार वाला समता में हो जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन समता वाला पूर्वाधिकार में बदल जाए ऐसा जो है वो नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर आप लिखेंगे कि कंपनी के समापन में, ठीक है, कंपनी के समापन में इनकी पूंजी पूर्वाधिकार के बाद दी जाती है। पूर्वाधिकार अंशों के बाद दी जाती है।
बाद दी जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनको, इनकी पूंजी, कैपिटल कहते हैं बेटा इसको, इनकी पूंजी इक्विटी शेयर से, देख लेना समतंश लिख लेना, इनकी पूंजी इक्विटी शेयर से पहले वापस होती है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब भी कभी कंपनी बंद हो रही होती है, तो प्रेफरेंस की कैपिटल पहले लौटाई जाती है और इक्विटी की कैपिटल बाद में लौटाई जाती है अगर पैसे बचते हैं तो। पहले जो है इनकी कैपिटल लौटाई जाएगी, बाद में जो है इक्विटी की लौटाई जाती है। तो ये बेटा 5 नंबर का था, तो 5 पॉइंट जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंश और ऋण पत्रों के बीच में अंतर बताइए। शेयर्स और डिबेंचर के बीच में जो है क्या अंतर होता है? तो ये लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे आप लिख लीजिए अंश, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए ऋण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे सबसे पहला आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो है आप सबसे पहला लिखेंगे कि यह पूंजी का, नहीं ये आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैं बताता हूँ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि इनको, इनके बदले में लाभांश दिया जाता है। मतलब शेयर्स के बदले में क्या मिलता है बेटा? डिविडेंड। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनके बदले में बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनकी लाभांश की दर जो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो वो फिक्स नहीं होती, लेकिन इनकी जो होती है ना बेटा, इनकी जो ब्याज की जो दर होती है, वो क्या होती है? वो बेटा फिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे बेटा इनकी लाभांश की दर, यहाँ पे आप चाहे लिख देना मेंशन करके कि इक्विटी शेयर में क्या होता है? फिक्स नहीं होती। ठीक है, मेंशन कर देना स्पेशली कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस में तो फिक्स होती है ना बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनको जो है वोट देने का अधिकार होता है बेटा, वोट देने का जो है इनको अधिकार होता है। ठीक है, और इनको जो है बेटा किसी भी तरीके का कोई वोट देने का कोई भी अधिकार जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसके बदले में कुछ भी आपको गिरवी जो है नहीं रखना होता, लेकिन डिबेंचर में आपको जो है बेसिकली बेटा आपको गिरवी जो है कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तभी आपको जो है पैसे मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह कंपनी के क्या कहते हैं? क्रेडिटर होते हैं बेटा, क्रेडिटर। ठीक है, अब क्रेडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं देख लेना, लेनदार कहते हैं या देनदार कहते हैं, मेरे को देख लेना, मुझे याद नहीं है बेटा हिंदी में, मुझे क्रेडिटर पता है। और आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मालिक कहलाते हैं बेटा। ठीक है, ये 5 डिफरेंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं अंश, शेयर्स और डिवेंचर में अगर आ जाता है तो। ठीक है जी, और 12वां क्वेश्चन फिक्स है बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंपॉर्टेंट के अंदर भी बता चुका हूँ, यही बेटा एग्ज़ाम के अंदर आना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मैं कह रहा हूँ सब कुछ कर चुका है, केवल एक ही क्वेश्चन बचा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके लाभ बताइए। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको और पेपर में भी आपको यही दिखेगा। तो बेटा क्या दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में क्या क्या होगा? आप विदेशी मुद्रा जो है कमाने का सबसे पहली बात तो सबसे बढ़िया साधन है। ठीक है, इससे जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार होता है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग जो है संभव हो पाता है। ठीक है, ये ग्रोथ जो है वो बहुत ईजिली जो है बिजनेस कर पाता है, और घरेलू बाज़ार के अंदर जो है प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता है, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा कमाया जा सकता है, लाभ ज़्यादा कमाया जा सकता है। अनेकों फ़ायदे हैं बेटा दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में।
अब खुद सोचो, दूसरे देशों के साथ व्यापार करोगे, विदेशी मुद्रा आएगी पहली बात तो, दूसरे देशों के प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करने के लिए मिलेंगे, जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, लाभ जो है वो बढ़ेगा, हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा, अनेकों फ़ायदे हैं दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के। तो ये बेटा ये क्वेश्चन फिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मैं फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने जो 5 टॉपिक बताए ना बेटा आपको, मैंने जो 5 टॉपिक बताए हैं बेटा आपको, उसमें से 4 टॉपिक बेटा इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें ADR, GDR और IDR नहीं है, लेकिन बेटा आपको पढ़ना है, इसमें नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या लिखना है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, जैसा मैंने आपको लिखवाया बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।